हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के टॉपिक निम्न लेखन के बारे में पढ़ेंगे। निम्न लेखन हमारे एग्जाम में कितने नंबर के प्रश्न के रूप में दिया जाता है? 6 नंबर के प्रश्न के रूप में आता है, इसलिए ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम निम्न को लिखते हैं तो हम अधिकतर अपने विचारों का क्या करते हैं, उस विषय के बारे में प्रकटीकरण करते हैं। लेकिन निम्न लिखते समय हमें कुछ बातों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। निम्न क्या होना चाहिए? सरल एवं सुबोध होना चाहिए, ताकि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसे सरलता से वो क्या जाए, समझ में आ जाए। जो उसकी भाषा शैली होती है वो क्या होनी चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। और हमें जितना आवश्यक है उतने ही शब्दों को क्या करना चाहिए, उसमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि निम्न शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निश्चित बंद। निम्न शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निश्चित बंद होता है। निश्चित बंद का मतलब क्या हो जाएगा? जो आवश्यक है, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आपको क्या करना होगा, उसमें लिखना होगा। अतिरिक्त या उपयोगी चीज़ों को उसमें शामिल नहीं करना है, तभी हमारा निबंध क्या होगा, एक अच्छा नजर आएगा। इसके अलावा जब आप निबंध लिख रहे हो तो उसमें क्या होगा, एक क्रम का ध्यान रखना होगा। निबंध में सबसे पहले क्या लिखी जाती है? प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना क्या होती है? विषय के बारे में आपने जो समझ है, उस विषय की जो परिभाषाएं हैं, जो सूक्तियां हैं, जो उदाहरण हैं, वो सब किसके अंदर लिखी जाती है? प्रस्तावना के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या आता है? उसका मध्य भाग आता है। मध्य भाग में क्या लिखा जाता है? उसके कारण लिखे जाते हैं, वो क्यों है, या फिर वो किस, अगर कोई त्यौहार है तो किस प्रकार से मनाया जाता है, अगर कोई समस्या है तो उसके हम कारण लिखेंगे, उसके उपचार लिखेंगे। उसी पर अगर कोई त्यौहार है या कोई कार्यक्रम है तो उसे मनाने का क्या लिखेंगे, ढंग लिखेंगे। ये क्या आता है, ये किस में आता है? उसके मध्य भाग में आता है। अंत में क्या होता है? उसका उपसंहार लिखना होता है। उपसंहार में क्या होता है? उसका पूरा जो निचोड़ निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो किसके अंदर लिखा जाता है? उपसंहार के अंदर लिखा जाता है। हमें इन पंक्तियों का ध्यान रखते हुए क्या करना होगा, निबंध लिखना होगा। जब एग्जाम में हमारे प्रश्न आएगा तो वहाँ पे क्या दिए होंगे, हमें टॉपिक दिए होंगे, हमें 4 निबंध दिए हुए होंगे। उन 4 निबंध में से हमें क्या करना है, कोई भी एक निबंध चुनकर लिखना है, जिसके बारे में आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो। उसी के अंदर आपको क्या दिया होगा, उसके सारे टॉपिक्स दिए हुए होंगे, उसमें आपको प्रस्तावना दी हुई होगी, उसके कारण दिए हुए होंगे, उसके उपाय दिए हुए होंगे, और अंत में क्या दी हुई होगी, उसका उपसंहार दिया हुआ होगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखनी है, उसकी प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है, उसके बारे में हमें क्या करना है, परिभाषाएं लिखनी है। उसके बारे में क्या करना है, उसे परिभाषित करना होगा, सूक्तियाँ लिखनी होगी, और उसको जो मुख्य बात है वो कहाँ लिखनी होगी, प्रस्तावना के अंदर लिखनी होगी। उसके बाद क्या आता है, उसका मध्य भाग आता है। मध्य भाग में क्या लिखे जाते हैं, कारण लिखे जाते हैं, उपाय लिखे जाते हैं, मनाने का ढंग लिखा जाता है, वो चीज़ क्यों घटित हो रही है, ये सब चीज़ें किसमें लिखी जाती है, उसके मध्य भाग में लिखी जाती है। आगे आते हैं, हमारा पहला हम निबंध देखते हैं। निबंध क्या दिया हुआ है, कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। आप सबने देखा होगा कोरोना महामारी के समय देश में किस प्रकार की स्थितियां हुई थी। उन्हीं सभी की स्थितियों को देखते हुए, उन्हीं स्थितियों पर विचार करते हुए हमें क्या करना है, इस पर निबंध लिखना है। जो निबंध लिखना है उसके लिए हमें क्या दिए हुए हैं, संकेत बिंदु दिए हुए हैं। संकेत बिंदु क्या क्या दिए हुए हैं, पहला संकेत बिंदु है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे, जो कोरोना वायरस क्यों आया था, किस प्रकार से उसने त्रासदी मचाई, ये सब हमें क्या करना है, उसकी प्रस्तावना में लिखना है। अगला आता है कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव के तरीके। जब कोरोना वायरस आया था तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिले थे, जब लक्षण देखने को मिले थे तो हमने क्या क्या बचाव किए थे, हमने सैनिटाइजर का प्रयोग किया था, उसके अलावा लॉकडाउन लगाया गया था। ये सब क्या करना है, हमें इसके अंदर लिखना है। कोरोना वायरस के महामारी के क्या हैं, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े थे, जब लॉकडाउन लग गया था सभी लोग कहाँ बंद हो गए थे, अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, जिसके कारण सामाजिक संबंध क्या हो गए थे, कमजोर पड़ गए थे। इस बारे में क्या करना है, लिखना होगा। अगला क्या आता है हमारे पास, आर्थिक
प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या होगा, जब कोरोना वायरस आया था सभी लोग कहाँ थे, घर के अंदर बंद थे। जब घर के अंदर बंद थे तो किसी को भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो उससे उनकी क्या हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बहुत सी लोगों की बेचारों की नौकरी चली गई। तो ये सब बातें हमें क्या करनी है, आर्थिक प्रभाव के अंदर लिखना है। उसके बाद आखिरी क्या आता है हमारे पास, उपसंहार आता है। उपसंहार में हमें क्या करना है, जो हमने जितनी बातें की उनका क्या लिखना होगा, निष्कर्ष लिखना होगा। इस प्रकार से हमारा जो निबंध है वो पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला निबंध देखते हैं हम। अगला निबंध में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को हम क्या कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ सकते हैं। स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यह भी हम लिख सकते हैं। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले निबंध हैं जो आपके सामने हैं। इसमें क्या दी हुई है, हमें सबसे पहले प्रस्तावना दी हुई है। प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे, प्रस्तावना में हम लिखोगे कि स्वच्छता क्या है, स्वच्छ भारत अभियान क्यों चलाया गया, स्वच्छता क्यों आवश्यक है। अगर स्वच्छ रहेंगे तो हमें गंदगी, आसपास गंदगी नहीं रहेगी, हम बीमारियों से बचकर रहेंगे। और ये कब चलाया गया था, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में गांधी जयंती के दिन चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को क्या करना है, हमें स्वच्छ बनाना है। इस कारण इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा। किसकी जयंती पर, गांधी जयंती पर किया गया था। क्योंकि गांधी जी का सपना था हमारे देश को क्या बनाना है, स्वच्छ व सुंदर बनाना है। इस कारण कौन से अभियान की शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। अगला आता है स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान के क्या क्या उद्देश्य हैं, स्वच्छ भारत अभियान के निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, भारत को स्वच्छ बनाना। भारत को क्या बनाना है, स्वच्छ बनाना है। दूसरा क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, देश को खुले में शौच से क्या करना है, मुक्ति देना है। क्योंकि हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे महिलाएं कहाँ जाती है स्वच्छ शौचालय के लिए, बाहर जाती है। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, भारत को क्या करना है, खुले में शौच से मुक्ति देना है। उसके अलावा विद्यालय में पेयजल एवं शौचालयों का जो अभाव है उसको दूर करना है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे। अगला क्या आता है हमारे पास, अगला उद्देश्य इसने दिया हुआ है, स्वच्छता अभियान के व्यापक क्षेत्र। जो अभी तक हमने क्षेत्र पढ़े थे वो क्या थे, इसके केवल संकीर्ण क्षेत्र थे। अब जो हम पढ़ेंगे इसके कौन से क्षेत्र पढ़ेंगे, व्यापक क्षेत्र पढ़ेंगे। क्योंकि जब गंदगी होती है तो उससे क्या होती है, बीमारियां फैलती है। जब बीमारियां फैलती है तो लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, जिससे हमारी क्या होती है, धन की बड़ी हानि होती है। तो अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारे धन की और हमारे शरीर की दोनों की क्या होगी, रक्षा होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, व्यापक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्या आता है, अगला आता है स्वच्छ भारत अभियान के लाभ। तो स्वच्छ भारत अभियान के क्या लाभ हैं, स्वच्छ भारत अभियान के ये लाभ हैं कि इससे हमारा देश क्या होगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा और रोगों से क्या रहेगा, दूर रहेगा। इससे हमें स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति हो पाएगी। उसके अलावा एक सुंदर वातावरण मिल पाएगा, जिससे हम क्या रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। अगला क्या आता है, अगला टॉपिक आता है हम पास उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, हमें क्या लिखना है, इसका निष्कर्ष लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या था, जब महात्मा गांधी जी कौन सी जयंती होगी, 150वीं जयंती होगी, उस समय हम क्या करेंगे, अपने देश को स्वच्छ कर लेंगे। हालांकि ये उद्देश्य पूर्ण तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसमें क्या पाई गई, सफलता पाई गई। क्योंकि जब आप आसपास के क्षेत्र को देखोगे, अपने ग्रामीण इलाकों को देखोगे, तो आप पाओगे जो वहाँ पर जो महिलाएं पहले बाहर शौचालय के लिए जाती थी, शौच करने कहाँ जाती थी, वो बाहर जाती थी, आज अधिकतर गाँवों में, अधिकतर गाँव में क्या बन चुके हैं, शौचालय बन चुके हैं। उसके अलावा जब आप शहरों में जाओगे तो आपको क्या नज़र आएंगे, जगह जगह डस्टबिन रखे हुए नज़र आएंगे। जिससे हम क्या कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ने अपनी कुछ ना कुछ तो सफलता अर्जित की है। और अगर हम इसे क्या करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से सफल कराना चाहते हैं, तो इसमें किसको योगदान देना होगा, हमें भी योगदान देना होगा। कचरे को सही स्थान पर डालना होगा, ताकि उसका उचित ढंग से क्या किया जा सके, निपटारण किया जा सके। अगला आता है हमारे पास योग भगाए रोग। योग क्या भगाएगा, रोग भगाएगा।
तो इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, इसका भी क्या लिख लेंगे, निबंध लिख लेंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से इसे पढ़कर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। अगला हमारे पास क्या आता है, अगला हमारे पास आता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस टॉपिक पर भी अधिकतर क्या पूछे जाते हैं, हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे हम, नारी की भारत में क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे। भारत में नारियों क्या किसका रूप माना गया है, देवियों का रूप माना गया है। लेकिन फिर भी कुछ कुप्रथाओं के कारण, जो पहले से चले आए पूर्वाग्रह है, उनके कारण महिलाओं को पढ़ाने से क्या किया जाता था, रोका जाता था। अगला आता है वर्तमान समाज में की बदलती मानसिकता। लेकिन ये जो मानसिकता थी वो पुराने समय में थी, आज के समय में ये मानसिकता लगातार बदलती जा रही है, क्योंकि एक शिक्षित वर्ग, हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे शिक्षित होता जा रहा है और उसे पता चल चुका है कि लड़का लड़की दोनों क्या हैं, एक समान है। आज हमारे देश में लड़कियां बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई है, बड़े बड़े काम करती है, इसलिए उन्हें देखकर हर एक माता पिता को लगता है कि हमें अपनी बेटी को भी क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अगला आता है लिंगानुपात में अंतर। भारत में अक्सर महिलाओं को क्या कर दिया जाता था, पहले कोख में ही मार दिया जाता था, जिसे आप कन्या भ्रूण हत्या के नाम से भी जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे देश में अच्छी कानून व्यवस्थाएं और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण अब ये सब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है और माता पिता लड़का लड़की दोनों को एक समान मानते हैं। इस कारण धीरे धीरे जो लिंगानुपात 2011 में कितना था, 918 था। आज के समय में अपन देखें तो भारत में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। अर्थात 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1000 से भी क्या है, ज़्यादा है, जो पहले क्या थी, 918 थी। ये सब किसका परिणाम है, हमारे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का परिणाम है। अगला टॉपिक आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें बेटियों को क्या करना है, केवल बचाना ही नहीं है, उन्हें क्या करना है, शिक्षित भी करना है, ताकि वो क्या कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। अगला आता है उपसहार। हमें इस पर क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है। अगला टॉपिक है हमारे पास शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है, RTE 2009। भारत सरकार द्वारा हमें क्या दिया गया है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके हम सभी टॉपिक को क्या कर लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। जो कि हमारे देश में जो अधिकार था वो कब लागू हुआ, 2 अप्रैल 2010 में क्या कर दिया गया, पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। इसे हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका उपसहार लिख देंगे। अगला क्या आता है, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। आतंकवाद क्या होता है, जब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पे, रंग के नाम पर क्या करने लग जाए, हिंसा करने लग जाए, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, आतंकवाद का नाम देते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद के क्या कारण हैं, आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है, अलगाववाद है। जब कोई व्यक्ति समाज से क्या हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, या समाज में उसे क्या नहीं मिल पाता, पूर्णतः वो स्थान नहीं मिल पाता जिसकी वो कामना करता है, तो वो अपने अंदर क्या भर लेता है, ग्लानि भर लेता है। और ग्लानि किसका रूप ले लेती है, उस बाद में जाकर आतंकवाद का रूप ले लेती है। आतंकवाद की प्रमुख घटनाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ाना देखते हैं। कभी ना किसी देश पर तो कभी किसी देश पर कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती रहती है। लेकिन अमेरिका में हुआ 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो आतंकी हमला था, वो एक बड़ा हमला था। उसके अलावा भारत में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए, भारत की संसद पे हमला हुआ। ये सब किसके उदाहरण हैं, आतंकवादी घटनाओं के उदाहरण हैं। आतंकवादी चुनौती के समाधान। आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है, इस कारण हमें क्या करना चाहिए, सभी देशों को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिन देशों में जाकर आतंकवाद पलता है, उन देशों पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला आता है उपसहार। उपसहार में हम क्या लिखेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष
लिख देंगे। अगला आता है हमारा बालिका शिक्षा। ये लघु हम कैसा लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है, जब बेटियों को क्या कर दिया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है। जब माता पिता को पता लगता है कि उनकी होने वाली संतान क्या है, कन्या है, तो उनको क्या करते हैं हम, वह पेट में ही मार देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता, पहले के लोगों को लगता था लड़कियां क्या होती है, माता पिता पर बोझ होती है, उनके विवाह पर बड़ा खर्चा करना पड़ता है, और वो तो क्या होती है, पराई होती है, शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी, तो हम उन पर इतना खर्च क्यों करें, उन्हें क्यों पढ़ाएं। तो इस वजह से क्या करते थे, वो बेटियों की हत्या कर देते थे। लेकिन आज के देश में जब धीरे धीरे क्या हो रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, लगातार यह सब घटनाएं क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसमें हमें क्या लिखना है, इसकी प्रस्तावना लिखनी है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिखने हैं। कारण मैंने आपको बताया ही सही, कारण क्या क्या है, कन्या भ्रूण हत्या की विद्रुपता, यानी कन्या भ्रूण हत्या को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसके प्रतिबंध के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, क्या उपाय किए गए हैं। सरकार ने इसके लिए विधेयक पारित किया है। अगर कोई भी व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या करता हुआ पाया जाता है या कन्या भ्रूण हत्या का प्रयास करता है, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। जो डॉक्टर, जो माता पिता और जो भी वहाँ पे शामिल होगा, उन सबको क्या किया जाएगा, कारावास करवाया जाएगा। इन सब के कारण आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, यह जो समस्या थी वो हल होती जा रही है, और कन्या भ्रूण हत्या क्या हो चुकी है, आज बहुत कम हो चुकी है। इसके बाद क्या लिख देंगे हम, इसका उपसंहार लिख देंगे। अगला आता है हमारे पास मेरा प्रिय साहित्यकार। अब अपना साहित्यकार आपके हिसाब से लिखना है। आप कोई से भी साहित्यकार का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में दिया गया है। आप सुमित्रानंद पंत के बारे में लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा के बारे में लिख सकते हैं, कबीरदास के बारे में लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख सकते हैं, नागार्जुन के बारे में लिख सकते हैं, राम सिंह दिनकर के बारे में लिख सकते हैं, या और कोई सा भी कवि जो आपको क्या हो, पसंद हो, उस कवि के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या कौन कौन से बिंदु ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रस्तावना देनी है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, उनका जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है, हमें उनका जीवन परिचय लिखना है। अगला क्या लिखना है, साहित्यिक प्रतिभा, उन्होंने कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं लिखी, उन्हें कौन कौन से सम्मान दिए गए, उन्होंने की जो साहित्यिक रचनाएं थी उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वो अगला टॉपिक के रूप में हम लिख देंगे। क्योंकि साहित्यकार क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, समाज में पड़ता है। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास, उपसार आता है। उपसार में इसका हम क्या लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। अगला आता है हमारे पास इंटरनेट क्रांति, वरदान और अभिशाप। ये जो टॉपिक हमें दिया हुआ है, ऐसे हम 3-4 टॉपिक और लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, इंटरनेट के साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं, टीवी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टीवी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, रेडियो लिख सकते हो। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, संचार के साधन आ जाएंगे। इन सब के क्या हैं, लाभ हैं, तो इनकी क्या है, हानियाँ भी है। इन सब चीज़ों को हम क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। पहला क्या होगा, आप क्या लिखनी होगी, इसकी प्रस्तावना लिखनी होगी। यहाँ पर इंटरनेट दिया हुआ है, तो इंटरनेट क्या होता है, एक जाल होता है। क्या होता है, एक जाल होता है, जिसने क्या कर दिया है, पूरे विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार से अगर हम टीवी के बारे में लिख रहे हैं, तो टीवी की विशेषताएं बता दोगे आप। अगर आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हो, तो कंप्यूटर की विशेषताएं बता दोगे आप संचार के माध्यम के बारे में लिख रहे हो, तो संचार के सारे माध्यमों की क्या बता दोगे, छोटी छोटी सी विशेषताएं बता दोगे। अगला हमारे पास टॉपिक इसमें क्या है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट के बारे में हमें विशेष सूचनाएं देनी है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के बारे में सूचना देनी है। इंटरनेट है तो इंटरनेट के बारे में सूचनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। संचार नेटवर्क कंप्यूटर क्या होता है, आज महत्वपूर्ण स्थान है। आप कहीं पे भी चले जाइए, वहाँ पे आपका इंटरनेट के बिना काम नहीं चलने वाला है। आज हर एक काम में के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक आता है आपके पास इंटरनेट की रचना एवं
कार्यविधि, इंटरनेट के हम लाभ भी, यहाँ पर टॉपिक इंटरनेट का लाभ भी डाला जा सकता था, लेकिन कार्यविधि दी हुई उसमें क्या लिखना है, हमें लाभ ही लिखना है। आज आप स्कूल में जाइए, आप किसी हॉस्पिटल में जाइए या कहीं पे भी चले जाइए, आपको इंटरनेट की आवश्यकता आवश्यक रूप से पड़ेगी। अगला आता है उपयोग एवं दुरुपयोग। जब भी कोई संसाधन हमारे सामने आता है तो उसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। आज इंटरनेट का उपयोग है, आज कहीं पे भी आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी वीडियो कॉल के द्वारा जुड़ सकते हो, कोई भी सामान घर बैठे मंगवा सकते हो, और भी बहुत से उपयोग हैं इसके। लेकिन इसके साथ में क्या है, दुरुपयोग भी है। आजकल बच्चों को इसकी क्या लग जाती है, लत लग जाती है। इसके अलावा वो बहुत से ऐसे वीडियो देखने लग जाते हैं जिससे क्या होती है, उनकी मानसिक स्थिति और उनकी शारीरिक स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हमें इस बात को क्या रखना होगा, इसका ध्यान रखना होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा उपसहार आ जाएगा, और हम क्या लिख देंगे, इसका निष्कर्ष लिख देंगे। इसी प्रकार अगर टीवी पर दिया हुआ होगा, कंप्यूटर पर दिया हुआ होगा, तो भी हमें क्या करना है, इसी प्रकार से उत्तर लिखने हैं। अगला आता है समाज में नारी के बढ़ते कदम। ये भी हमें किस बारे में लिखना है, महिला के बारे में लिखना होगा। अगली आती है आतंकवाद भारत के लिए चुनौती। पहला क्या था, आतंकवाद की चुनौती, और ये क्या है, आतंकवाद भारत के लिए चुनौती। यहाँ विशेष रूप से हमें किसके बारे में बताना है, भारत के बारे में बताना है। भारत में कौन कौन सी आतंकवादी घटनाएं हुई उनके बारे में बताना है। अगला आता है कंप्यूटर अभिशाप या वरदान। जिस प्रकार से हमने किसमें लिखा था, इंटरनेट के बारे में लिखा था, उसी प्रकार से हमें किसके बारे में लिखना होगा, कंप्यूटर के बारे में लिखना होगा। और हमें क्या करना है, कंप्यूटर के साथ साथ उसकी आवश्यकता भी लिखनी है, तो उसके नुकसान भी लिखने होंगे। मानवता के लिए विज्ञान क्या है, वरदान भी है, तो वो क्या है, अभिशाप भी है। हमने पहले भी पढ़ा है, हर चीज़ के क्या होते हैं, लाभ होते हैं, तो उसी प्रकार उसकी क्या होती है, हानियाँ भी होती हैं। अगला आता है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अनुशासनहीन व्यक्ति अपने लक्ष्यों का भी क्या नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, जबकि एक अनुशासित व्यक्ति अपने पथ पर नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके अलावा अनुशासनहीनता के क्या कारण होते हैं, बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अपने काम क्या करते हैं, वो कल पर टाल देते हैं। आज का काम क्या करते हैं, वो कल पर टाल देंगे। इस कारण वो क्या हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं। अनुशासनहीनता के निराकरण क्या उपाय हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को एक टाइम टेबल के अनुसार जमाना चाहिए। एक निश्चित समय पर निश्चित कार्य की क्या करना चाहिए, रूपरेखा बनाना चाहिए। काम को क्रमबद्धता से करना चाहिए, और जब हम काम कर रहे हों तो उसी काम पे पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उपसहार लिख दोगे। अगला क्या आता है हमारे पास, बेरोजगारी की समस्या आती है। बेरोजगारी की समस्या क्या है, आज वर्तमान में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। इसके हम पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बेरोजगारी एक क्या है, जटिल समस्या है, क्योंकि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि विश्व में क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से हमारे देश में क्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के कारण लिख देने हैं। बेरोजगारी के क्या कारण हैं, बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है, देश में बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की कमी है। उसके अलावा देश में क्या हो रही है, नौकरियां लगातार घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके अलावा कौशल नहीं है युवाओं में क्या नहीं है, स्किल नहीं है, वो काम करने के तरीके नहीं हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हो, नए नए कामों की संरचना कर सकते हो। तो इसकी समस्या के समाधान क्या हैं, उपाय क्या हैं, इस समस्या का समाधान क्या है, लोगों को स्वयं ही अपने कौशलों का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा इतनी सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। तो ऐसे में हमें खुद अपने हिसाब से कौशलों का क्या करना होगा, विकास करना होगा। जब हम अपने कौशलों का विकास करेंगे तो हम नई नई उपलब्धियां, नए नए अवसरों की क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद हमें क्या लिख देना है, इसका उपसहार लिख देना है। अगला क्या आता है, समाज
का अभिशाप। क्या है? एक दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? समाज के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि आज भी ग्रामीण अंचलों में क्या ली जाती है? कन्या के विवाह के समय दहेज लिया जाता है। उनसे बड़ी मात्रा में धनराशि की क्या की जाती है? मांग की जाती है, जिसे बहुत से माता पिता क्या नहीं कर पाते हैं? पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जब वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो जब बालिका जब अपने ससुराल जाती है तो उसके माता पिता और उसके पति के द्वारा उसे क्या किया जाता है? उत्पीड़ित किया जाता है, और इस कारण से वो क्या होती है? जीवन भर परेशान रहती है। इस कारण समाज के लिए दहेज प्रथा को क्या माना गया है? एक अभिशाप माना गया है। अगला इसी प्रकार से हमारा टॉपिक आ जाएगा महंगाई की समस्या और समाधान। महंगाई क्यों बढ़ रही है? लगातार लोगों की जब क्रय शक्ति कम होगी और उत्पादन कम होगा तो महंगाई क्या होगी? धीरे धीरे आसमान को छूने लग जाती है। तो हमें महंगाई के कारण बताने हैं, महंगाई के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो बताने हैं, समस्या का कैसे समाधान करना है ये बताना है, और अंत में उपसार बता देना है। इसी प्रकार से हम टॉपिक क्या मिल जाएगा हमारे पास? भ्रष्टाचार मिल जाएगा। तो आपको भ्रष्टाचार क्या होता है? जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपसे किसी काम के लिए क्या मांग लिए जाते हैं? पैसे मांग लिए जाते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप खुद किसी से पैसे मांग लेते हैं। मतलब जो काम करने का तरीका है वो काम नियमों के अनुसार ना कर कर लोभ और लालच के कारण पैसे लेकर हम क्या करते हैं? वो दूसरा काम कर देते हैं। तो ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। हमारे राजनेता, हमारे देश के नेता इसमें बहुत आगे हैं, लेकिन केवल हम उन्हीं पर ये बात टालकर नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी हमें अवसर मिलता है तो हम भी क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं। हमें बस क्या चाहिए? अपना लोभ सिद्ध होना चाहिए, अपना काम निकलना चाहिए। उसके लिए हम कोई सा भी तरीका अपनाने के लिए क्या होते हैं? हमेशा तैयार होते हैं। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार के कारण हो गए। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो हो गए। समाधान आपको किस प्रकार से करना है ये हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा? उपसार हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास? बाल विवाह आता है। बाल विवाह क्या होता है? हमारे देश में सरकार के द्वारा लड़के और लड़की की विवाह की उम्र क्या की गई है? तय की गई है। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र कितनी हो? 18 साल हो। तो ये क्या माना जाएगा? एक वयस्क विवाह माना जाएगा। किंतु अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम हो और लड़के की उम्र 21 साल से कम हो तो उसे क्या माना जाता है? बाल विवाह माना जाता है। ये कुप्रथा मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? राजस्थान के आदिवासी इलाकों में प्रचलित है। राजस्थान में जब वैशाख आता है तो उसमें क्या किया जाते हैं? अधिकतर बाल विवाह किए जाते हैं। तो इस बाल विवाह की क्या हो जाएगी? कारण हो जाएंगे, इसके क्या उपाय हैं, क्या उपचार है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। अगला हमारे पास क्या आता है? फ़ोन आता है। जिस प्रकार से हमने कंप्यूटर को पढ़ा था, इंटरनेट को पढ़ा था, उसी प्रकार से इसके कारण लिख देने हैं, इसके लाभ लिख देने हैं, इसकी हानियाँ लिख देनी है। अगला क्या आता है? जल संरक्षण आता है। जल क्या है? जीवन है। इसके बिना किसकी कामना नहीं की जा सकती है? जीवन की कामना नहीं की जा सकती है। तो इसकी प्रस्तावना लिख देना है। जन चेतना का हमारा दायित्व लिखना है। जल संकट के दुष्परिणाम क्या क्या होंगे? जब जल नहीं होगा तो जीवन की कामना नहीं हो सकती। जल संग्रहण के क्या क्या उपाय हैं? उपायों को लिखना है। और अंत में क्या लिखना है? हमें उपसार लिख देना है। इसी प्रकार से कंप्यूटर शिक्षा के बारे में हम लिख देंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख देंगे। पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सबको क्या लिखना है? हमें लगभग एक जैसा ही लिखना है। तो प्रस्तावना में क्या जाएगा? पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? मानव क्रियाकलापों के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण होता है और प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है और इसका उपसंहार क्या है? ये सब हम लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने मुख्य निबंध जिनको लेकर हमारे क्लास 10 के पेपर में क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आज हल किया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें दोबारा देख सकते हैं। इन्हीं में से हमें क्या मिल जाएंगे? अपने निबंध मिल जाएंगे।